Yes, good morning everyone. So लास्ट लेक्चर में हमने बॉयलर के ऊपर परफॉर्मेंस के ऊपर कुछ पैरामीटर्स देखे थे. ठीक है, व्हाट इज बॉयलर एफिशिएंसी, व्हाट इज इक्विवेलेंट इवेपोरेशन, व्हाट इज फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन, हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज हीट यूटिलाइज इन द economizer and superheater. Okay, all these terms we have seen in the last lecture. Okay, evaporation rate, equivalent evaporation, factor of evaporation, boiler efficiency, economizer efficiency, percentage heat utilized in economizer, percentage heat utilized in superheater, and overall efficiency of the boiler. All these things we have seen in the last class, last lecture. Okay, so now today we are going to solve some problems based on steam generators. Okay, that is problems on boiler performance of the boiler. Okay, let's start with the first problem. So this is the statement of our first problem. A steam generator evaporates 18,000 kg per hour of steam at 12.5 bar and a quality of 0.97 dry from feed water at 105 degrees Celsius when the coal is fired at 2040 kg per hour. ठीक है, मतलब एक बॉयलर है जो कि स्टीम को जनरेट कर रहा है कितने रेट से, 18,000 kg पर आवर के रेट से एट प्रेशर ऑफ 12.5 बार. और जो स्टीम जो जनरेट कर रहा है उसकी क्वालिटी क्या है, यानी ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना है, 0.97 ड्राई, मतलब 97% ड्राई है वो, 3% वेट है. फ्रॉम फीड वाटर एट 105 डिग्री सेल्सियस व्हेन कोल इज फायर्ड एट 2040 kg per hour. ठीक है, तो इफ द हाई कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द कोल इज 27,400 किलो पर kg, find amount of heat supplied in the boiler, equivalent evaporation, thermal efficiency. These three things we have to find. Okay, अब दो चीज इसमें ध्यान रखना है, कभी भी ये स्टीम के प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं कि एंथैल्पी जो रहेगी हमेशा वो किलो जूल पर केजी में लेना है हमको हर जगह, चाहे एंथैल्पी हो या फिर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल, वो किलो जूल में ही लेना है, क्योंकि स्टीम टेबल जो है हमको वो किलो जूल पर केजी में ही वैल्यू देता है. मतलब जो स्टीम टेबल जो मतलब है उसमें जो वैल्यूज मिलती है हमको किलो जूल पर केजी में ही मिलती है, तो उसको उसी टर्म्स में हमेशा लिखना. और दूसरी चीज, प्रेशर जो रहता है स्टीम टेबल में हमेशा वो बार में रहता है, तो अगर किलो पास्कल वगैरह दिया है तो उसको याद से कन्वर्ट कर लेना. ठीक है, तो अभी क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, तो हमको क्या क्या चीज पूछा निकालने को, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इन द बॉयलर, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन एंड थर्मल एफिशिएंसी. ठीक है, तो अब इसमें से पहले हम गिवन डेटा लिख लेते हैं, क्वेश्चन तो दिख रहा है हमारे सामने सभी का. तो what is this 18,000 kg per hour? This is nothing but amount of steam generated per unit time, that is in 1 hour, 18,000 kg. So it is nothing but m dot s, 18,000 kg per hour and at 12.5 bar pressure. And what is this 2040 kg per hour? Coal is fired. Coal क्या है, फ्यूल है, तो फ्यूल रेट ऑफ फ्यूल बर्न टू 2040 kg per hour. फिर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल दी हुई 27,400 किलो जूल पर केजी. उसके अलावा क्या दिया हुआ है, 0.97 इज आवर ड्राइनेस फ्रैक्शन, x इज इक्वल टू 0.97. और जो 105 डिग्री सेल्सियस जो दिया है वो टेम्परेचर ऑफ फीड वाटर, जो कि बॉयलर में एंटर हो रहा है जो वाटर, उसका टेम्परेचर दिया है 105 डिग्री सेल्सियस. एंड वी हैव टू फाइंड अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इन द बॉयलर, क्यू बॉयलर, एंड इक्विवेलेंट इवेपोरेशन ME, एंड थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर. थर्मल एफिशिएंसी इज नथिंग बट बॉयलर एफिशिएंसी, दीज टू आर सेम थिंग, मतलब बॉयलर की ही थर्मल एफिशिएंसी निकालते हैं हम, तो दोनों एक ही चीज है इसका मतलब. ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या करना है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए बॉयलर के ऊपर, ठीक है, तो सबसे पहले जो भी हमको ध्यान देना है कि प्रेशर कितना दिया हुआ है. ठीक है, प्रेशर जैसे कितना दिया हुआ है, 12.5 बार. तो बिना कुछ सोचे गिवन डेटा लिखने के बाद क्या क्या निकालना है, उसके बाद बिना कुछ सोचे सबसे पहला काम क्या करना है, स्टीम टेबल में जाना है और 12.5 बार प्रेशर में सैचुरेशन टेम्परेचर देखना है और एंथैल्पी देखना है. ठीक है, बिना कुछ सोचे. तो अभी 12.5 बार के लिए टेबल में जाना पड़ेगा अभी. अब आई होप सबको याद होगा स्टीम टेबल कैसे हम यूज करते थे सेकेंड ईयर में, स्टील में. चलो एक बार बता देता हूँ अगर भूल गए रहेंगे तो. ये स्टीम टेबल कुछ इस तरीके से रहता है. ठीक है, हार्ड कॉपी भी एग्जाम में इसकी हार्ड कॉपी अलाउड रहती है अगर ऑफलाइन एग्जाम हुआ तो, और अगर ऑनलाइन एग्जाम ही हुआ है, जैसे कि अभी कंडीशंस वापस से बिगड़ रही है, पता हो रहा है, पता चला होगा आपको, तो फिर इसकी जो वैल्यूज जो है इसको आपको वैल्यूज क्वेश्चन में ही दी हुई रहेगी. ठीक है, जिस तरीके से गेट के एग्जाम में रहती है, जैसे अभी बहुत लोग ने गेट का एग्जाम भी हुआ दिए होंगे, तो उसमें स्टीम टेबल्स वगैरह अलाउ नहीं रहते, तो क्वेश्चन में ही उसकी वैल्यूज दी हुई रहती है.
ठीक है। तो अगर अपना ऑनलाइन एग्जाम हुआ यूनिवर्सिटी का तो वैल्यूज क्वेश्चन में ही दी हुई रहेंगी, और अगर ऑफलाइन एग्जाम हुआ तो वैल्यूज नहीं दी रहेगी, हार्ड कॉपी अलाउ रहेगी। तो हार्ड कॉपी कुछ इस तरीके से दिखती है स्टीम टेबल की। ठीक है, चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसमें वैल्यूज देखते हैं क्या क्या है। अभी हमको कितने बार प्रेशर पे देखना है, 12.5 बार प्रेशर। तो सबसे पहले मेन्यू में आ जाएंगे, यहाँ से देखेंगे। ठीक है, कि कितने क्या क्या है इसमें। इसमें बहुत, हाँ ये देखो ये वाला टेबल सैचुरेटेड वाटर एंड स्टीम टेम्परेचर टेबल है और एक प्रेशर टेबल है। हमारे पास वैल्यू किसकी है, 12.5 बार प्रेशर। तो डायरेक्टली प्रेशर टेबल में चल जाएंगे, यानी पेज नंबर 7 पे जाना है हमको। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अभी 7 बार, सॉरी प्रेशर टेबल आ गए यहाँ पे। अभी हमको कितना चाहिए यहाँ पे, 12.5 बार। तो अभी जो पहला टेबल है ना, इसको 12.5 बार देखो। तुम लोग स्क्रीन को रोटेट करके देख सकते हो, वैल्यूज वैसे दिख रही है। मैं अनफॉर्चुनेटली लैपटॉप के स्क्रीन को नहीं रोटेट कर सकता। ठीक है, तो इसको प्रेशर का यहाँ पे जो लेफ्ट वाले जो सबसे फर्स्ट कॉलम है इस टेबल में, इसको मैं थोड़ा सा अगर जूम आउट कर सकता हूँ मैं थोड़ा, ताकि क्लियरली पूरा दिखे। ठीक है, इस तरीके से एक पेज रहता है पूरा। ठीक है, अब यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम क्या है, प्रेशर का। उसके बाद स्पेसिफिक वॉल्यूम, उसके बाद सैचुरेशन टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू डेड प्रेशर, फिर स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक एंथैल्पी, देन स्पेसिफिक एंट्रोपी। ठीक है, राइट मोस्ट साइड में भी प्रेशर ही है, सेम फर्स्ट और लास्ट कॉलम सेम है इसमें। ठीक है, अब हमको कितने प्रेशर चाहिए, 12.5 बार प्रेशर। तो नीचे आएंगे, 12.5 कहाँ है देखेंगे, ये देखो नीचे नीचे जाते आ रहा हूँ मैं भी नेक्स्ट पेज में। अब यहाँ पे मिला मेरे को फाइनली 12.5 बार प्रेशर, सबसे बॉटम मोस्ट लाइन दिख रही है। ठीक है, 12.5 बार प्रेशर मिला। अब इसमें अपने को कौन सी वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एंथैल्पी की वैल्यू। ठीक है, जूम करके देख सकते हो आप अपने अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, आपको दिखाई देगा टेबल। इसमें से सिर्फ एंथैल्पी की वैल्यू, मतलब ये वाली वैल्यू लेना है। देखो हमको HHF HFG वाली, ये 3 वैल्यूज। और ये भी लिख सकते हैं, टेम्परेचर भी लिख सकते हो। ये वाले टेबल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज है वो करस्पॉन्डिंग टू 12.5 बार प्रेशर है। तो इसके क्या करना है, वैल्यूज कौन कौन सी नोट करना है। वॉल्यूम हमारे काम का नहीं है, सिर्फ टेम्परेचर, सैचुरेशन टेम्परेचर 189.8, उसके बाद HF HFG और HG, ये 4 चीज नोट करना है। ठीक है, ये 4 चीज एट 12.5 बार प्रेशर हमको नोट करना है। कौन कौन सी, सैचुरेशन टेम्परेचर T, इसको हम टी सेट से भी डिनोट करते हैं, देन HF, देन HFG एंड देन HG फाइनली। ठीक है, सिर्फ इसके अलावा और कुछ नहीं, एट प्रेशर 12.5 बार। ठीक है, तो अभी वापस में आ जाता हूँ अपने क्वेश्चन में। तो अभी क्या काम करेंगे, 12.5 बार प्रेशर पता चला, तो फ्रॉम स्टीम टेबल एट 12.5 बार टेम्परेचर इज इक्वल टू 198.8, दिस इज नथिंग बट सैचुरेशन टेम्परेचर। HF HFG और HG, ये तीनों जो वैल्यूज मिली मेरे को, यहाँ से मैंने लिख दिया कॉपी करके। ठीक है, 2784.21977.5, ये पूरी ये वैल्यूज हम एज इट इज पहले लिख देंगे। अब उसके बाद क्या करना है हमको, क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इन द बॉयलर, ये पूछा है हमको। ठीक है, तो उसके लिए अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इन द बॉयलर QS, तो QS इज अमाउंट ऑफ हीट, टोटल अमाउंट निकालना है। तो अब यहाँ पे kg, नॉर्मली ये जो भी है हम कह रहे हैं पर यूनिट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल करते हैं। ठीक है, अमाउंट कितने सप्लाई हुआ है या, ठीक है, तो यहाँ पर QS इज इक्वल टू Q बॉयलर इज इक्वल टू m.s इंटू H माइनस HF1। ठीक है, इस तरीके से हम निकालेंगे। तो इसमें क्या बोलते हैं, Q बॉयलर m.h और माइनस HF1, ये दो चीज की वैल्यू निकालना पड़ेगी ना। व्हाट इज दिस H एंड व्हाट इज दिस HF1। HF1 मीन्स फीड वाटर, जो पानी अंदर जा रहा है, किसके अंदर, बॉयलर के अंदर जो फीड वाटर हम सप्लाई कर रहे हैं उसकी एंथैल्पी कितनी है, दिस रिप्रेजेंट H। ओके, और HF1 कैसे निकालेंगे, HF1 enthalpy of feed water, and what is H, enthalpy of steam which is generating inside the boiler. Okay, now in order to calculate H, that is enthalpy of steam, कैसे, that is उसके लिए स्टेट देखना पड़ेगा हमको, कौन सा स्टेट। ठीक है, तो स्टेट देखने के लिए हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा हमको। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्टीम जनरेट्स, steam generator evaporates 18,000 kg per hour of steam at 12.5 pressure and a quality of 0.97। तो मतलब यहाँ पे वेट स्टीम है, तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम का फॉर्मूला यहाँ पर हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ वेट स्टीम का क्या फॉर्मूला है, H इज इक्वल टू HF प्लस XHFG। ठीक है, अभी HF की वैल्यू यहाँ से टेबल से अभी अभी निकाले हमने स्टीम टेबल से, X की वैल्यू 0.97 दी हुई है, HFG की वैल्यू भी पुट कर देंगे 1977.5 और सॉल्व करेंगे, इनकी वैल्यू पुट करेंगे
तो आंसर मिल जाएगा एंथैल्पी ऑफ द स्टीम का विच इज जनरेटिंग इनसाइड द बॉयलर. सो ऑन सॉल्विंग यू विल गेट H इज इक्वल टू 2724.875 kilojoule per kg. Okay. Similarly, we have to find the enthalpy of the feed water which is at inlet to the boiler. अब ये देखना है कि एंथैल्पी जो फीड वाटर जो कि हमको सप्लाई हो रहा है बॉयलर में, तो वो कौन से स्टेट में, ये चेक करना है. ठीक है, तो अब ये जो पूरी प्रोसेस है बॉयलर की, राइट फ्रॉम द इकोनोमाइजर टू बॉयलर टू सुपर हीटर, ये सारी प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पे होती है, यानी 12.5 बार प्रेशर पे होती है पूरी की पूरी प्रोसेस. ठीक है, तो अभी हमको 12.5 बार प्रेशर में सैचुरेशन टेम्परेचर देखना पड़ेगा. मतलब इस प्रेशर में कितने टेम्परेचर पे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है. दिस टेम्परेचर रिप्रेजेंट सैचुरेशन टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू दिस सैचुरेशन प्रेशर. ओके, 12.5 बार प्रेशर. तो 12.5 बार प्रेशर में अगर कोई वाटर को अगर हम हीट कर रहे हैं तो 189.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा. कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा उस टेम्परेचर पे. फिर उसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे उसका फेज चेंज होता है. ठीक है, फेज चेंज टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर एज वेल एज एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो इनिशियली जब हम उसको हीट कर रहे हैं तो उसका पहले टेम्परेचर बढ़ता है, सेंसिबल हीटिंग गेन करता है, तो 189.8 डिग्री तक उसको हीट होना चाहिए. अब हमने इकोनोमाइजर का यूज करके फीड वाटर को अगर मान लो हीट भी कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 189.8 तक होना चाहिए उसको स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए. तो अभी यहाँ पर हमने एंथैल्पी ऑफ फीड वाटर टेम्परेचर कितना है, 105 डिग्री सेल्सियस विच इज लेस देन सैचुरेशन टेम्परेचर. इसका क्या मतलब है, क्या इंडिकेट कर रहा है कि इन दिस हेयर द फीड वाटर में, मतलब स्टेट ऑफ द वाटर विच इज एंटरिंग द बॉयलर इज सैचुरेटेड लिक्विड. वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट ही नहीं हुआ है क्योंकि सैचुरेशन टेम्परेचर अचीव ही नहीं है, मतलब प्योर लिक्विड फॉर्म में है. क्या चीज, जो फीड वाटर जो कि बॉयलर में एंटर हो रहा है, और उसका टेम्परेचर कितना है, 105 डिग्री सेल्सियस. अब प्योर क्या बोलते हैं, प्योर लिक्विड फॉर्म में है वाटर और उसका टेम्परेचर है 105 डिग्री सेल्सियस. तो उसका एंथैल्पी कैसे निकालेंगे, H इज इक्वल टू Cp इंटू टेम्परेचर, Cp इंटू T, that is 4.187 into 105 simply. Now that will give us 439.635 kilojoule per kg HF1. अब किसी का सवाल इसमें ये हो सकता है कि सर हम तो टेम्परेचर जब भी मल्टीप्लिकेशन में लेते हैं तो हम उसको केल्विन में लेते हैं, यहाँ पर मैंने डिग्री सेल्सियस में क्यों लिया. ठीक है, ये सवाल उठ सकता है ना किसी का क्वेश्चन में कि यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में क्यों लिया मैंने, जबकि हमको तो टेम्परेचर जब भी मल्टीप्लाई में करते हैं तो हमको तो केल्विन में लेना चाहिए. मल्टीप्लाई किए, डिवाइड किए, ऐड किए, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं जब दोनों चल जाता है तो इसका आंसर कहाँ से मिलेगा, हमको स्टीम टेबल के में आना पड़ेगा वापस से. क्यों हम यहाँ पे कर रहे हैं, अब स्टीम टेबल का जब सबसे पहला वाला पार्ट में जाओ तुम 0 डिग्री सेल्सियस में. ठीक है, टेम्परेचर टेबल एट 0 डिग्री सेल्सियस अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये देखो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम. ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर कितना लिया, 0 डिग्री सेल्सियस. इसमें HF की वैल्यू नोट करेगा. HF की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0 दी हुई है यहाँ पे. ठीक है, तो उसका क्या मतलब है, ऐसा तो नहीं है कि एंथैल्पी 0 रहेगी 0 डिग्री सेल्सियस. इट इज 273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, सॉरी 273 केल्विन तो टेम्परेचर है ना उसका, और उसमें कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी तो रहेगी सिस्टम में पानी के अंदर, पर यहाँ पर 0 लिया गया. इसका क्या मतलब है, ये जो स्टीम टेबल जिसने भी डिजाइन किया है, जो ऑथर है, तो उसने एंथैल्पी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस उसको 0 कंसीडर करके किया, उसको एक डेटम कंसीडर किया 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर. ठीक है, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम उसने 0 डिग्री सेल्सियस वाटर को रेफरेंस पॉइंट कंसीडर किया और उसकी एंथैल्पी वहां पे 0 लिया है. ठीक है, तो अगर हम डेल्टा H इज इक्वल टू Cp इंटू डेल्टा T ऐसा निकालें तो जब डेल्टा H लेंगे तो तो उसमें H1 जो है वो H1 इज इक्वल टू एंथैल्पी एट 0 डिग्री सेल्सियस, वो 0 ही हो जाएगा वैसे भी. ठीक है, तो यहाँ पर इस वजह से हम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पर 0 ही कंसीडर किया हुआ रहता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती कुछ, तो उसको ही रेफरेंस पॉइंट लेके कंसीडर किया गया. इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पर डिग्री सेल्सियस यूज कर सकते हैं, केल्विन यूज करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो अभी वापस आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन में. तो डायरेक्टली 4.187 हम यूज कर सकते हैं जो कि विच इज स्टैंडर्ड स्पेसिफिक हीट फॉर वाटर, या फिर ऐसा अगर नहीं करना चाहते हैं तो अगर 4.187 याद नहीं है वैल्यू तो क्या करेंगे, हम यही टेबल में वापस से जाएंगे इसी टेबल में और HF की वैल्यू सिंपली यहाँ से देख लेंगे. एट हाउ मच, कितना टेम्परेचर दिया फीड वाटर का, देखो 40 डिग्री दिया है ना. एक मिनट,
कितना दिया हुआ है 105, सॉरी। तो 105 डिग्री सेल्सियस के लिए क्या करेंगे, टेम्परेचर टेबल में जाएंगे 105। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर एक्चुअली दो टेम्परेचर दिए हुए 104 और 106। इसको एक्चुअली देना चाहिए था 105 चाहिए अपने को, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज अपने पास दी हुई है, एच एफ की वैल्यू देखो दो दी है, तो यहाँ पे ये दोनों की सिलेक्ट नहीं हो रहे। अब कैसे निकालेंगे दो वैल्यू, ये टेबल में 104 और 106 की दोनों वैल्यू कंसीडर करना है एच एफ वाले, 444.4 और 452.9, और इन दोनों का एवरेज निकाल लेना है, ठीक है। दोनों का हम क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे, क्योंकि हमको 105 पे चाहिए वैल्यू और टेबल में 104 और 106 की वैल्यू दी है एच एफ की। तो दोनों की वैल्यू लो और इनको डिवाइड कर दो 2 से ऐड करके। तो एवरेज लेने के बाद हमको आंसर कुछ इस तरीके से मिलेगा, एच एफ इज इक्वल टू 440.15 किलो जूल पर केजी, ठीक है। अब दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं, पर नॉर्मली ये तरीका यूज होता है बुक्स में कि वाटर की एंथैल्पी कंसीडर कर लो स्टैंडर्ड 4.187, या फिर कोई और स्पेसिफिक हीट, सॉरी वाटर की एंथैल्पी नहीं, वाटर की स्पेसिफिक हीट कंसीडर कर लो 4.187, और इसकी यूनिट रहती है किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। ये जो 4.187 है किलो जूल पर केजी केल्विन, तो उसका आंसर भी हमारा किलो जूल पर केजी में आता है जब उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं या केल्विन, दोनों एक ही बात है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस आता है डिग्री सेल्सियस के, सॉरी स्पेसिफिक हीट के यूनिट में, ठीक है। तो 4.187 किलो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस इंटू 105 डिग्री सेल्सियस, तो यूनिट क्या बचेगा, किलो जूल पर केजी, ओके। तो यही एक नॉर्मल हम तरीका यूज करते हैं क्वेश्चन में इसको निकालने का। बाकी इसका ये भी है कि इसको हम स्टीम टेबल से भी अल्टरनेटिवली निकाल सकते हैं। अब एच की वैल्यू मिल गई, एच एफ वन की वैल्यू मिल गई, तो अब इसको दोनों को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, और एम डॉट एस हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, स्टीम जनरेशन रेट 18,000 kg पर आवर, ठीक है। तो अभी हमको क्या निकालना है यहाँ से, स्टीम, अमाउंट ऑफ स्टीम जनरेटेड पर आवर आएगा, केजी पर आवर इंटू किलो जूल पर केजी। तो किलो जूल पर आवर में हमको मिलेगा क्या चीज, अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द बॉयलर। अभी कितने आवर के लिए ऑपरेट हो रहा है ये तो दिया नहीं है उसने, अगर वो दिया रहता तो हम उसको भी मल्टीप्लाई करते तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड इन द बॉयलर मिल जाता। और यहाँ पर कितने आवर के लिए ऑपरेट करना है ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, कभी कभी क्वेश्चन में वो भी दिया हुआ रहता है, तो तब उसमें हमको नंबर ऑफ आवर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है इन ऑर्डर टू फाइंड एक्चुअल अमाउंट ऑफ हीट। अब क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स कितने आवर के लिए ऑपरेट कर रहे हैं ये प्रोसेस को, बॉयलर को, तो वो दिया हुआ नहीं है, तो क्या हम यूनिट जो निकालेंगे इसकी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड वो किलो जूल पर आवर में ही आएगी इसकी यूनिट, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ m dot s h and hf1 in the equation number 1 and calculate the value of heat supplied to the boiler। कौन बताएगा मेरे को आंसर, जल्दी से बताओ, कैलकुलेटर है किसी के पास, सॉल्व करो, बताओ आंसर कितना आएगा। इसको किलो जूल में ही रहने देना, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, किलो जूल में ही अपना फाइनल आंसर भी आएगा। कहीं पर भी स्टीम के प्रॉब्लम है उसको किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, कैलोरीफिक वैल्यू को भी किलो जूल में ही रहने देना है। चलो बताओ आंसर जल्दी से कितना आ रहा है सॉल्व करने पे। सर 41.134 into 10⁶। 41.131 into 10⁶। हाँ अच्छा, इंटू 10⁶ किलो जूल पर आवर, अच्छा हाँ बराबर है, ठीक है। तो उसको 41.134 इंटू 10⁶, ठीक है। तो उसको 10⁶, तो इस तरीके से इतना ही आंसर आ रहा है तुमने जो बोले, ठीक है। वो किलो जूल में है क्योंकि, तो आंसर भी तुम्हारा वो 10⁶ किलो जूल में ही आएगा वो, ठीक है। तो उसको मेगा जूल में करना है तो 10⁻³ 41.134 इंटू 10⁻³ मेगा जूल, और आई कैन राइट 41,134 मेगा जूल पर आवर, बराबर है, ठीक है। देखो स्क्रीन पे देखो, इतना ही आंसर आ रहा है, ओके। यूनिट का ध्यान रखना है, किलो जूल में रहता है तो आंसर भी किलो जूल पर आवर में आ रहा है, कुछ काफी बड़ा आंसर आ रहा है इसको और फर्दर 3 डेसिमल शिफ्ट करेंगे तो किलो जूल का मेगा जूल में कन्वर्ट होगा। स्टिल इट इज वेरी लार्ज वैल्यू, 41,134.320 मेगा जूल पर आवर, ओके। दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द बॉयलर। नाउ सेकंड थिंग व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट इवेपोरेशन, ठीक है। इक्विवेलेंट इवेपोरेशन किसको बोलते हैं, कि जो इवेपोरेशन रेट मिलता है हमको बॉयलर के अंदर पर क्वांटिटी ऑफ फ्यूल, उसको हम स्टैंडर्ड स्टेट के हिसाब से निकालते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। तो उसकी इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव करे थे,
which is equivalent evaporation is nothing but ms dot plus mf dot, sorry, ms dot into h minus hf1 divided by m dot f into 2257. ठीक है, ये जो फॉर्मूला था ये डिराइव किए थे हमने। ठीक है, तो एम ए के फॉर्म में इस तरीके से आएगा। नाउ एम ए इज नथिंग बट रेशियो ऑफ एम डॉट एस डिवाइडेड बाय एम डॉट एफ, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा इक्विवेलेंट इवेपोरेशन का। और सिंपली यहाँ पर क्या करना है, यही सारी वैल्यूज पुट करना है। 2257 इज द स्टैंडर्ड हीट ऑफ वेपोराइजेशन एट 100 डिग्री सेल्सियस, 2257 लेते थे। एम डॉट एफ दिया हुआ है 2040, एम डॉट एस दिया हुआ है, एंथैल्पी दोनों हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर आ जाएगा। अब इसका आंसर एक्चुअली यूनिट लेस आना चाहिए, केजी कैंसिल होगा, पर इसको लिखने का थोड़ा अलग तरीका है, इसको हम लिखते हैं 8.9339 kg ऑफ स्टीम पर kg ऑफ द फ्यूल, दिस इज इक्विवेलेंट इवेपोरेशन। ठीक है, मतलब ये बॉयलर को अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे ऑपरेट करें, फीड वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे सप्लाई करें, तो 1 kg फ्यूल बर्न करने पे हमको इतना kg ऑफ स्टीम देगा। दिस इज द इक्विवेलेंट इवेपोरेशन ऑफ द बॉयलर, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो इसका आंसर सॉल्व करने पर ये फॉर्मूला पुट दी वैल्यू एंड गेट दी आंसर है, कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये तीन वैल्यूज, न्यूमरेटर की वैल्यूज तो यही है सिंपली, है जो ऊपर निकाले हमने क्यू बॉयलर। ठीक है, नीचे m डॉट एफ इंटू 2257 आ जाएगा। थर्ड थिंग व्हाट वी हैव टू फाइंड एफिशिएंसी। अगेन एफिशिएंसी इज नथिंग बट सेम यही फॉर्मूला है, ये जो एफिशिएंसी का ये जो दिख रहा है इक्विवेलेंट इवेपोरेशन का, बस 2257 की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल आ जाएगा, सेम फॉर्मूला। Efficiency of the boiler or thermal efficiency is nothing but m dot s into h minus hf1 upon m dot f into cv। तो जो ऊपर का फॉर्मूला वही है एज इट इज, बस 2257 की जगह cv की वैल्यू पुट कर दो और किलो जूल में ही रखना है, क्योंकि न्यूमरेटर में क्या है, किलो जूल पर केजी है, तो cv भी किलो जूल पर केजी में रखना है। और कैलोरीफिक वैल्यू कितनी दी है कोल की, 27,400। यहाँ पर 27,400 पुट कर देंगे। m डॉट s m डॉट f की वैल्यू पता है, तो देखो ये दोनों kg पर आवर में है मास फ्लो रेट, और ये एंथैल्पी है, और कैलोरीफिक वैल्यू किलो जूल पर केजी दोनों है। तो इस तरीके से यूनिट सारी कैंसिल हो जाएगी और हमको आंसर रेशियो में मिलेगा, रेशियो मतलब परसेंट में मिलेगा अगर उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऑन सॉल्विंग यू विल गेट दिस आंसर 0.7359 which is equal to 73.59%। ओके, सो दिस वुड बी आवर थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर। ठीक है, पहला क्वेश्चन था, काफी सिंपल था आई थिंक। ठीक है, सिर्फ हमको स्टीम टेबल का प्रॉपरली यूज करना आना चाहिए और कुछ नहीं है इसमें। और स्टीम टेबल का प्रॉपरली यूज करना आ गया, यूनिट वगैरह ध्यान में रहे, और ये सिंपल फॉर्मूला जो हमने लास्ट क्लास में देखे थे वो फॉर्मूले भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, वो याद रहेंगे, तो बहुत आसानी से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और ऑफलाइन एग्जाम में 10 से 12 मार्क के लिए ये सब प्रॉब्लम आते हैं इसमें। ठीक है, दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स कम टू आवर सेकंड क्वेश्चन क्विकली। The following data was recorded during a test performed on a boiler, economizer and a superheater। ठीक है, अब यहाँ पर economizer भी है, superheater भी है बॉयलर के अलावा। Steam generated is equal to 5000 kg per hour at 14 bar pressure। Mass of coal burn is equal to 660 kg per hour। Calorific value of the coal 29,500 kilojoule per kg। Temperature of feed water at entry and exit of economizer 30 degree Celsius and 130 degree Celsius respectively। ठीक है, now temperature of the steam leaving the superheater is equal to 320 degrees Celsius। Dryness fraction of steam leaving the boiler is equal to 0.95। CP specific heat for superheated steam 2.3 kilojoule per kg Kelvin। Specific heat for water 4.18 kilojoule per kg Kelvin। And what we have to calculate, we have to calculate factor of evaporation, percentage of available heat utilized in boiler, economizer and superheater, hence determine the percentage of heat loss in next। And finally we have to calculate overall efficiency of the plant। ठीक है, so this is our statement of the problem। ठीक है, इसको एक बार और अच्छे से देख लो और सब वैल्यूज यहाँ पे देख लो। क्वेश्चन पढ़ के अभी क्या करना है, सबसे पहला काम गिवन डेटा हमको लिखना है अच्छी तरीके से, काफी कुछ दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। ओके, नाउ स्टीम जनरेटेड m डॉट एस, प्रेशर दिया हुआ है 14 बार, कोल बर्न m डॉट एफ, कैलोरीफिक वैल्यू cv, फिर टेम्परेचर ऑफ फीड वाटर एट एंट्री एंड एग्जिट, तो उसको हम नाम दिए TFI एंड TFO। फीड वाटर एट इनलेट, फीड वाटर एट आउटलेट 30 डिग्री एंड 130 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इकोनोमाइजर में। देन वी हैव सुपर हीटेड स्टीम टेम्परेचर 320 डिग्री सेल्सियस, T सुप, ड्राइनेस फ्रैक्शन x 0.95,
Cp of steam 2.3, Cp for water 4.18 किलो जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन में जैसे Cp ऑफ वाटर खुद से दिया हुआ है तो फिर अलग से उसको कंसीडर या एज्यूम करने की जरूरत नहीं है। 4.187 जितनी भी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई रही उतना ही कंसीडर करना है। कभी कभी 4.2 दिया रहता है, कभी कभी 4.18, कभी कभी 4.187, ठीक है। अगर नहीं दिया रहा तो नॉर्मली एक 4.187 एक स्टैंडर्ड वैल्यू रहती है, वही लेना है, ठीक है। हालांकि स्टीम टेबल में 4.2 के हिसाब से वैल्यूज दी हुई है, बट एक नॉर्मल इन जनरल हम कंसीडर जो करते हैं, एज्यूम करते हैं वैल्यू दैट इज 4.187 अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहा तो, ठीक है। और स्टीम का तो दिया हुआ रहेगा ही क्वेश्चन में हमको वैल्यू सीपी ऑफ स्टीम की। अगर वो नहीं दिया रहा तो फिर सुपर हीटेड स्टीम टेबल यूज करना पड़ता है हमको, ठीक है। वो भी मैं इस क्वेश्चन में एग्जांपल लिया हूँ सुपर हीटेड स्टीम टेबल कैसे यूज करते हैं वो बताने के लिए, वो बताऊंगा अभी मैं आगे, ठीक है। तो ये गिवन डेटा हो गया हमारा सारी की वैल्यू। अभी हमको निकालना है क्या इसमें, फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन यानी एफ निकालना है। इक्विवेलेंट इवेपोरेशन नहीं, फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन एफ। उसके बाद परसेंटेज ऑफ हीट यूटिलाइज इन बॉयलर, इकोनोमाइजर, सुपर हीटर एंड परसेंटेज हीट लॉस भी निकालना है एंड ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट। तो दीज थिंग्स वी हैव टू फाइंड, ठीक है। नो सबसे पहला काम क्या है, जो भी प्रेशर की वैल्यू को देखेंगे। प्रेशर कितना दिया है, 14 बार प्रेशर। 14 बार प्रेशर पे हमको सारी वैल्यूज स्टीम टेबल से लिख देना है, सबसे पहला काम। तो हम स्टीम टेबल में जाएंगे एट 14 बार प्रेशर, ठीक है। ये कौन सा टेम्परेचर टेबल है, प्रेशर टेबल में आ जाएंगे, प्रेशर टेबल आ गया, इसमें 14 बार प्रेशर पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया 14 बार प्रेशर, ठीक है। थर्ड वाला कॉलम देखो, तो इस थर्ड वाले कॉलम में हमको वैल्यूज कैलकुलेट करना है, किसकी, एंथैल्पी की और सैचुरेशन टेम्परेचर की। ये देखो तो यहाँ पे सैचुरेशन टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 195 डिग्री सेल्सियस, एंथैल्पी HF 830.1, HFG 1957.7, HFG 2787.8, ठीक है। ये सारी वैल्यूज को हम यहाँ पे लिख देंगे टेबल में पहले, ठीक है। एट 14 बार फ्रॉम स्टीम टेबल एट 14 बार प्रेशर P, T, HF, HFG एंड NG, ठीक। अब यहाँ पर देखो मैंने एक डायग्राम समझाने के लिए लिया हूँ, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बॉयलर नहीं है, बॉयलर के अलावा और भी कंपोनेंट्स हैं। उसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया, TS डायग्राम, ठीक है। और सबके स्क्रीन पे दिख रहा होगा यार। तो एक्चुअली ये जो डायग्राम रहता है वो रैंकाइन साइकिल का है, ठीक है। 1 2 3 4 जो प्रोसेस होती है वो रैंकाइन साइकिल में होती है। 1 2 2 क्या रहती है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन इन द टर्बाइन 1 2 2। 2 2 3 होता है कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन इन द कंडेंसर, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे भी होता है कंडेंसर, बिकॉज फेज चेंज ऑपरेशन है, दोनों ही रहता है। 3 to 4 इज reversible adiabatic pumping 3 to 4 and 4 to 1 is constant pressure heat addition in the boiler, ठीक है। ये चार प्रोसेस होती है किसमें, रैंकाइन साइकिल में। 1 to 2 टर्बाइन में होता है, 2 to 3 कंडेंसर में, 3 to 4 फीड पंप में और 4 to 1 बॉयलर में। अब यहाँ पर बॉयलर में ही हमने इकोनोमाइजर भी लगा हुआ है और सुपर हीटर भी लगा हुआ है, तो पूरा 4 to 1 प्रोसेस से पूरे बॉयलर में हो रही है। अब इसमें से देखो क्या है, अभी हमने देखेंगे कि पहले जो 14 बार प्रेशर है वो उसका सैचुरेशन टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग कितना है, तो 195 डिग्री सेल्सियस है। और हमको इकोनोमाइजर का टेम्परेचर दिया हुआ है, वाटर का कितना दिया है, 30 और 130 दिया हुआ है, बराबर है। इकोनोमाइजर में जो पानी एंटर हो रहा है उसका टेम्परेचर है 30 और जो पानी लीव कर रहा है इकोनोमाइजर से दैट इज 130, ठीक है। एंड विच इज लेस देन 130 इज लेस देन दिस सैचुरेशन टेम्परेचर 195। मतलब इकोनोमाइजर से पानी निकलने के बाद भी वो स्टीम में कन्वर्ट नहीं हुआ है फिलहाल, वो पूरा का पूरा सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट में ही है, प्योर लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। तो ये जो प्योर लिक्विड सैचुरेटेड लिक्विड मतलब सैचुरेशन लाइन के लेफ्ट वाला पार्ट आएगा। बीच वाला पार्ट जो डोम के नीचे वाला वो मिक्सिंग फेस है, लिक्विड प्लस वेपर, और डोम के राइट वाला वेपर फेस प्योरली, ठीक है, सैचुरेटेड वेपर फेस। यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर में सारी प्रोसेस हो रही है। तो ये जो लाइन है 4 से 1 तक, ये पूरी जो लाइन दिख रही है पिंक वाली, दिस लाइन इज कांस्टेंट प्रेशर लाइन। सारे के सारे पॉइंट्स पे प्रेशर सेम है, 14 बार प्रेशर। अब जो पानी इकोनोमाइजर में एंटर हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस पे, ये 0.4 से शो किया मैंने। 4 to 4 डैश इज द प्रोसेस इन द इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर में क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर में वाटर में हीट एडिशन होता है बाय यूटिलाइजिंग द हीट फ्रॉम द वेस्ट फ्लू गैसेस, ओके। तो 30 डिग्री से वो हीट गेन करके 130 तक जा रहा है इकोनोमाइजर में, बट स्टिल इट इज इन द लिक्विड स्टेट, ठीक है। अब यहाँ से 130 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, बॉयलर का काम आ जाएगा। अब बॉयलर में पानी इकोनोमाइजर से बाहर निकल के पानी बॉयलर में चल गया, तो बॉयलर में पानी हीट होगा, पहले वो कन्वर्ट होगा सैचुरेटेड लिक्विड में, फिर फर्दर लिक्विड प्लस वेपर फेज में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला है, बॉयलर में जो हमको स्टीम मिल रहा है वो उसका ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.95 मिल रहा है, मतलब सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो रहा है बॉयलर में। तो ये 0.4 ट्रिपल डैश, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट एग्जिट ऑफ द बॉयलर, एग्जिट ऑफ स्टीम इन द बॉयलर फ्रॉम द बॉयलर।
यहाँ पर सैचुरेटेड नहीं है, 0.95 है कुछ, तो यहाँ पर सैचुरेटेड वेपर नहीं मिला, तो उसको सैचुरेटेड वेपर में फर्दर कन्वर्ट करने के लिए हम उसको सुपर हीटर में पास करना पड़ेगा 4/1, यहाँ से यहाँ तक फिर सुपर हीटर में ये प्रोसेस होगी। ठीक है, तो इस तरीके से सुपर हीटर में टेम्परेचर बढ़ाकर हमको कहाँ तक लेके आना है, 320 डिग्री सेल्सियस। तो 4 to 4 डैश इज इकोनोमाइजर, 4 डैश टू 4 ट्रिपल डैश बॉयलर एंड 4 ट्रिपल डैश टू 1 सुपर हीटर। यहाँ पे मैंने शायद थोड़ा गलत लिख दिया हूँ, पर इस तरीके से आएगा यहाँ पर। ठीक है, 4 ट्रिपल डैश टू 1 सुपर हीटर, 4 डैश टू 4 ट्रिपल डैश बॉयलर एंड 4 to 4 डैश इकोनोमाइजर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये प्रोसेस इसमें कंप्लीट होगी। तो ये टेबल, ये टीएस डायग्राम अगर बना लिए तो काफी कुछ आसानी हो जाएगा, हमको प्रॉब्लम को समझने में कंफ्यूजन नहीं होगा, कहाँ से कहाँ हीटिंग हो रही है वो आसानी से हम निकाल सकेंगे। ठीक है, तो अभी हम पहली चीज पे ध्यान देते हैं। पहली चीज क्या पूछे हमको, फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन। तो वी हैव फॉर्मूला फॉर फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन H minus HF1 upon 2257। ठीक है, that this is equation number 1. Now what is H here? H is nothing but enthalpy of steam which is producing inside the boiler, generating inside the boiler at 14 bar। अब स्टीम की कंडीशन क्या है, वेट स्टीम है क्योंकि दिया हुआ है 0.95 स्टीम लीविंग द बॉयलर, ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.95 दिया हुआ है, तो वेट स्टीम है। तो वेट स्टीम के एंथैल्पी कैसे निकालते हैं, HF इज इक्वल टू HF प्लस X HFG। तो X की वैल्यू 0.95 दी हुई है, HF और HFG की वैल्यू टेबल से अभी अभी हमने निकाले, HF और HFG ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमको मिल जाएगी एंथैल्पी ऑफ स्टीम जनरेटिंग फ्रॉम द बॉयलर 2689.915। HF1 एंथैल्पी ऑफ फीड वाटर एट इनलेट टू द बॉयलर। अब फीड वाटर के दो टेम्परेचर दिए हुए हैं। ठीक है, इकोनोमाइजर में 30 डिग्री से एंटर हो रहा है और 130 डिग्री पे निकल रहा है, पर हमको क्या निकालना है यहाँ पर, जब हम फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन निकाल रहे हैं, इवेपोरेशन तो हम बॉयलर का निकालते, तो बॉयलर में पानी जो एंटर हो रहा है वो किस टेम्परेचर पे एंटर हो रहा है वो निकाले। तो एंटरिंग टेम्परेचर टू द बॉयलर वुड बी एग्जिट टेम्परेचर ऑफ द इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर का एग्जिट टेम्परेचर लेना, याद से यहाँ पे एंट्री मत ले लेना, नहीं तो प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। तो 130 डिग्री वुड बी द entrance temperature to the boiler, enthalpy of feed water at inlet to the boiler which would be at exit of the economizer। तो 130 डिग्री पे लेना है, तो it is nothing but Cp of water into TFO। ठीक है, Cp of water क्वेश्चन में 4.18 दिया हुआ है हमको, ठीक है, तो वही लेना है। और फीड वाटर का फीड वाटर टेम्परेचर एट इनलेट टू द बॉयलर और एट एग्जिट टू द इकोनोमाइजर कितना है, 130 डिग्री। तो 4.18 इंटू 130 करेंगे तो हमको एंथैल्पी ऑफ फीड वाटर 543.4 किलो जूल पर केजी मिल जाएगा। या फिर अल्टरनेटिवली अगर सीपी ऑफ वाटर नहीं दिया हुआ मान लो, डायरेक्टली स्टीम टेबल में से वैल्यू हम निकाल सकते हैं। स्टीम टेबल में सैचुरेशन टेम्परेचर 130 डिग्री पे HF1 की वैल्यू HF की वैल्यू देख लो तो हमको वैल्यू मिल जाएगी, तो वो 546.3 है। तो काफी मतलब करीबी आती वैल्यू, इसको ज्यादा कुछ आंसर में कैलकुलेशन में डिफरेंस नहीं आता, 543 546, ठीक है, करीबी वैल्यू आएगी इसमें। बट हम नॉर्मल एक यही तरीका हमेशा अपनाओ कि CP इंटू टी से ही निकालेंगे हम। CP नहीं दिया रहा तो 4.187 कंसीडर करके हम सोल्व करेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 H और HF1 की वैल्यू मिल गई, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं बता देता हूँ, कैलकुलेशन कर सकते हो आप लोग। ठीक है, H माइनस HF1 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, डिवाइड बाय 2257। ये 2257 क्या है, इसकी यूनिट क्या है, 2257 की किलो जूल पर केजी में ही होती है यूनिट इसकी। ठीक है, HFG की वैल्यू एट 100 डिग्री सेल्सियस 2257 किलो जूल पर केजी। तो यहाँ पर ऊपर भी हमको किलो जूल पर केजी में ही पुट करना है एंथैल्पी की वैल्यू, और फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन मिल जाएगा हमको ऑन सॉल्विंग समथिंग 0.951 आंसर। ये हमारा हो गया आएगा, आंसर हो जाएगा फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन का। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, 0.951। नाउ परसेंटेज हीट यूटिलाइज इन द बॉयलर, इकोनोमाइजर, सुपर हीटर एंड परसेंटेज हीट लॉस। ठीक है, ये चीज हमको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला क्या है, इकोनोमाइजर में जा रहा है पानी, तो पहले हम इकोनोमाइजर का निकालते हैं। तो परसेंटेज हीट यूटिलाइज इन द इकोनोमाइजर इज इक्वल टू हीट यूटिलाइज इन द इकोनोमाइजर डिवाइडेड बाय हीट लिबरेटेड बाय बर्निंग ऑफ द फ्यूल। ठीक है, ये इससे परसेंटेज हीट यूटिलाइज होगा, मतलब जितनी हीट हम टोटल बॉयलर को दे रहे हैं उसमें से कितनी परसेंट हीट इकोनोमाइजर में यूज हो रही है, यूटिलाइज हो रही है। तो परसेंटेज हीट यूटिलाइज इन द इकोनोमाइजर डिवाइडेड बाय हीट लिबरेटेड बाय बर्निंग ऑफ द फ्यूल। अब हीट लिबरेटेड बाय बर्निंग ऑफ द फ्यूल इज m.f into CV। कैलोरिफिक वैल्यू पर यूनिट क्वांटिटी कितना कैलोरिफिक कितनी हीट जनरेट हो रही है वो कैलोरिफिक वैल्यू बता रहा है, और इनटू क्वांटिटी कर देंगे हमको, तो हीट लिबरेटेड बाय बर्निंग ऑफ द फ्यूल पर आवर में मिल जाएगा हमको। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे पर आवर दिया हुआ है फ्यूल कंजम्पशन। तो m.f into CV हीट लिबरेटेड बाय बर्निंग ऑफ द फ्यूल तो मिल जाएगा। अब इकोनोमाइजर में कितनी हीट यूटिलाइज हो रही है, तो m.s into डेल्टा H इन द इकोनोमाइजर। अब पानी जितना एंटर हो रहा है यहाँ से फीड पंप से जितने रेट से पानी एंटर हो रहा है उतनी रेट से इकोनोमाइजर में जाएगा, उतनी रेट से ही बॉयलर में भी स्टीम होगा।
और इतनी रेट से सुपर हीट में होगा। तो ये एम डॉट एस सब जगह सेम रहेगा, जो सुपर हीटेड स्टीम की जो स्टीम के जो जनरेशन रेट दिया है कंटिन्यूस जब साइकिल रहेगी तो वही सेम रेट से हमको फ्लो करवाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेंटेन द कांस्टेंट स्टीम जनरेशन रेट। स्टीम जनरेशन रेट कांस्टेंट मेंटेन कराना है तो सभी जगह चाहे वो इकोनोमाइजर हो, बॉयलर हो, सुपर हीटर हो, जो फ्लो रेट ऑफ वाटर या स्टीम रहेगा वो सेम रहेगा पर आवर। ठीक है, तो यहाँ एम डॉट एस टोटल हीट यूटिलाइज इन द इकोनोमाइजर वुड बी एम डॉट एस इनटू एंथैल्पी डिफरेंस इन द इकोनोमाइजर। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाले थे ना क्यू बॉयलर, एम डॉट एस इंटू एच माइनस एच एफ वन। ये देखो यहाँ पर एम डॉट एस इज इक्वल टू एच माइनस एच एफ वन। पर अभी बॉयलर का नहीं निकालना, इकोनोमाइजर का निकालना है। तो इकोनोमाइजर के अक्रॉस कितना एंथैल्पी ड्रॉप हो रहा है, वो एंथैल्पी गेन हो रहा है, सॉरी, वो हमको निकालना है। ठीक है, तो इकोनोमाइजर के अक्रॉस क्या क्या हो रहा है देखो यहाँ पर 30 डिग्री में पानी लिक्विड वाटर एंटर हो रहा है, 130 डिग्री में एग्जिट हो रहा है। तो डेल्टा एच क्या आएगा इसके लिए, सीपी इंटू डेल्टा टी, सिंपल। एच एफ का तो ऐसे ही निकालते हैं ना, सीपी इंटू डेल्टा टी सैचुरेटेड लिक्विड का। तो यहाँ पर देखो कैसे निकाला, एम डॉट एस इंटू डेल्टा एच फॉर फीड वाटर, और आई कैन राइट एम डॉट एस इंटू सीपी वाटर इंटू डेल्टा टी फॉर फीड वाटर, बिकॉज डेल्टा एच इज नथिंग बट सीपी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तब सीपी फॉर वाटर दिया हुआ क्वेश्चन में 4.18, डेल्टा टी फॉर फीड वाटर 130 माइनस 30, यानी इकोनोमाइजर में जो पानी जा रहा है उसका डेल्टा टी 130 माइनस 30 डिवाइडेड बाय हीट लिबरेटेड बाय बर्निंग ऑफ द फ्यूल 660 इंटू 29500। दिस इज कैलोरीफिक वैल्यू, दिस इज फ्यूल कंजम्पशन पर आवर 660। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, बराबर कर दिए हैं, किलो जूल पर आवर, किलो जूल सॉरी केजी पर आवर में दोनों यूनिट, और ये इसकी यूनिट एंथैल्पी की किलो जूल पर केजी में भी, एबीसी भी किलो जूल पर केजी में। ठीक है, ये कंबाइंड यूनिट टेम्परेचर और इसकी किलो जूल पर केजी में, तो हमारा आंसर यूनिट लेस आएगा, यानी परसेंटेज में एक रेशियो की वैल्यू मिलेगी। तो ऑन सॉल्विंग वी विल गेट दिस वैल्यू, परसेंटेज हीट यूटिलाइज्ड इन इकोनोमाइजर इज इक्वल टू 0.1073 which would be equal to 10.73%। ठीक है, ठीक उसी तरह बॉयलर का भी हम निकाल सकते हैं, एम डॉट एस इंटू एच माइनस एच एफ वन। ठीक है, ये जो पिछले क्वेश्चन में भी किए थे हमने। तो परसेंटेज हीट यूटिलाइज इन द बॉयलर एम डॉट एस इंटू एच माइनस एच एफ वन अपॉन एम डॉट एफ इंटू सी वी। एक्चुअली ये बॉयलर एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला बन गया देखा जाए तो, परसेंटेज हीट यूटिलाइज इन द बॉयलर डिवाइडेड बाय हीट लिबरेटेड बाय बर्निंग ऑफ द फ्यूल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, सारी चीजें सेम है, एच माइनस एच एफ वन, ये वैल्यू कहाँ से निकालेंगे। अब बॉयलर में क्या क्या हो रहा है, बॉयलर के बाद हमको जो स्टीम मिल रही है वेट स्टीम मिल रही है, और बॉयलर से पहले सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट में थी। ठीक है, एट 130 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों ही एंथैल्पी की वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं, 130 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की टेम्परेचर और जो बॉयलर में स्टीम प्रोड्यूस हो रहा है उसका टेम्परेचर HF1 और H। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, H माइनस HF1, और उसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आंसर मिल जाएगा, परसेंटेज हीट यूटिलाइज इन द बॉयलर। तो ऑन सॉल्विंग वी विल गेट दिस आंसर। ठीक है, परसेंटेज हीट यूटिलाइज इन द बॉयलर इज इक्वल टू 0.5512 which is equal to 55.12%। और नेक्स्ट थिंग वी हैव इज परसेंटेज हीट यूटिलाइज इन द सुपर हीटर, heat utilized in the superheater upon heat liberated by burning of the fuel। तो m डॉट एस सेम सब में, और सुपर हीटर में एंथैल्पी डिफरेंस कितना हो रहा है, यहाँ पर आ जाओ 4 ट्रिपल डैश 1 पॉइंट है, तो 1 पॉइंट में मतलब 320 डिग्री सेल्सियस पे सुपर हीटेड स्टीम की एंथैल्पी कितनी रहेगी वो निकालना पड़ेगा, माइनस एंथैल्पी ऑफ स्टीम एट द एग्जिट ऑफ द बॉयलर which would be at the enthalpy which would be same as the enthalpy of steam at entry to the superheater। तो ये तो पता है हमको, H की वैल्यू तो पता है हमने निकाल लिया, पर हमको 320 डिग्री सेल्सियस पर सुपर हीटेड स्टीम का एंथैल्पी हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो H पता है, H सुपर हीटेड नहीं पता। तो H सुपर हीटेड स्टीम का एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या है, Hg प्लस Cp स्टीम इंटू T सूप माइनस T सेट। ठीक है, तो Hg और Cp दिया हुआ है क्वेश्चन में 2.3, सुपर हीटेड टेम्परेचर 320 डिग्री दिया हुआ है। अब सैचुरेशन टेम्परेचर और Hg की वैल्यू कहाँ से निकाले थे हमने, टेबल से। देखो टेबल में 14 बार करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर था 195 और Hg 2787.8, तो यहाँ से दोनों वैल्यूज को लेंगे, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम। या फिर अल्टरनेटिवली वैसा अगर नहीं करना है तो क्या करना पड़ेगा, if Cp steam is not given then from superheated steam table also we can directly calculate the value of superheated steam। ये कब करना है, जब Cp स्टीम नहीं दिया रहा। अब हम उसको एज्यूम नहीं कर सकते Cp स्टीम को, उसकी नॉर्मली इतनी क्लोज इतनी वो सेम वैल्यू नहीं रहती, उसकी वाटर की तो सेम रहती। तो इसके लिए क्या करेंगे, सुपर हीटेड स्टीम टेबल यूज करेंगे। तो 14 बार और 320 डिग्री सेल्सियस पर, अब देखो कैसे करेंगे हम, 14 बार 320 डिग्री सेल्सियस, अब सुपर हीटेड स्टीम टेबल में आना पड़ेगा है। तो अभी पहले देखते हैं सुपर हीटेड स्टीम टेबल किधर है। देखो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम, पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 में क्विकली चले जाएंगे। ठीक है, हाँ
अब देखो हमको ये मिल गया पेज नंबर 80। अभी हमको क्या, कितने टेम्परेचर, 320 डिग्री सेल्सियस और कितना था प्रेशर हमारा, 14 बार, 14 बार एंड 320 डिग्री सेल्सियस। तो ये 14 बार पे आ जाओ, 14 बार है क्या इधर, हाँ एक मिनट, हाँ ये 14 बार की वैल्यू दी हुई है, देखो यार टेबल 14 बार। अब टेम्परेचर कितना है 320। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारा टेम्परेचर की वैल्यू 50 के टर्म्स में दी है, 300 पे वैल्यू दी है और 350 पे दी है, 320 पे नहीं दी हुई वैल्यू। तो 320 पर निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटरपोलेशन मेथड यूज करना पड़ता है। तो उसके लिए 300 और 350 वैल्यू, 350 वाली वैल्यू को नोट कर लेंगे, 3041.6 और 3150.7 और उसको कुछ इस तरीके से फॉर्मूले में रखेंगे। ठीक है, देखो अल्टरनेटिवली इफ सीपी इज नॉट गिवन, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि सीपी नहीं दिया रहा, हो सकता है, तो इस वजह से मैं बता दे रहा हूँ, वैसे इसकी जरूरत नहीं है बताने की इस क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। और 320 माइनस 300 अपॉन 350 माइनस 300, इंटरपोलेशन मेथड ये होता है। 320 जिसमें हमको एक्चुअल वैल्यू निकालना है जो टेम्परेचर में, माइनस लोअर टेम्परेचर 300 डिवाइडेड बाय हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर 350 माइनस 300, दिस वुड बी इक्वल टू enthalpy of superheated steam at 320 minus enthalpy of superheated steam at 300 divided by enthalpy of superheated steam at 350 minus enthalpy of superheated steam at 300। ठीक है, अभी 300 और 350 की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, टेबल से, ये दो वैल्यू जो है, ठीक है, ये जो दो वैल्यू है 300 और 350 की यहाँ से मिल जाएगी हमको। उसके बाद सॉरी हमको H सुपर हीटेड एट 320 निकालना है, तो यहाँ पे दो वैल्यू पुट करेंगे और उसको इंटरपोलेशन से सॉल्व करेंगे, तो सुपर हीटेड स्टीम की वैल्यू कितनी मिली, 3085.24 और हमारी कितनी आ रही थी देखो 3075.3, तो क्लोज आ रही है ये भी वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से भी ये निकाल सकते हैं अगर सीपी स्टीम नहीं दिया हुआ रहा, तो यहाँ पर दिया हुआ है तो ये मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया फिर भी। ठीक है, तो एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम मिल गया, एच हमारे पास ऑलरेडी था, बस यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू। परसेंटेज हीट यूटिलाइज इन द सुपर हीटर इज 3075.3 माइनस 2689.915, ये जो कि निकाल चुके थे, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 0.0990 विच इज 9.90% हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, देयरफॉर परसेंटेज हीट लॉस, टोटल हीट लॉस कितनी हुई, हीट यूटिलाइज कहाँ कहाँ हो रही है, इकोनोमाइजर में, बॉयलर में, सुपर हीटर में, तो उसको छोड़ के बाकी जितनी भी हीट जहां भी गई वो लॉस हो रही है, तो परसेंटेज हीट लॉस वुड बी 100 माइनस percentage heat utilized in economizer plus percentage heat utilized in boiler plus percentage heat utilized in superheater. So 100 minus 10.73 plus 55.12 plus 9.90, on solving we will get 24.25%। ठीक है, अब बॉयलर एफिशिएंसी निकालने का बोला है, तो ओवरऑल एफिशिएंसी, सॉरी नॉट बॉयलर एफिशिएंसी, तो ओवरऑल एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, टोटल हीट यूटिलाइज इन द इकोनोमाइजर बॉयलर एंड सुपरहीटर डिवाइडेड बाय हीट लिबरेटेड बाय बर्निंग ऑफ द फ्यूल। अब इसको मैं टोटल हीट यूटिलाइज इन इकोनोमाइजर, बॉयलर एंड सुपर हीटर को तीन पार्ट में डिवाइड करके लिख सकता हूँ, हीट यूटिलाइज इन द इकोनोमाइजर प्लस हीट यूटिलाइज इन द बॉयलर प्लस हीट यूटिलाइज इन द सुपर हीटर, इस तरीके से निकाल सकता हूँ। ठीक है, और नीचे सेम रहेगा, हीट लिबरेटेड बाय बर्निंग ऑफ द फ्यूल, हीट लिबरेटेड बाय बर्निंग ऑफ द फ्यूल, इसी तरीके से तीनों जगह रहेगा। अब heat utilized in the economizer, heat utilized in economizer divided by heat liberated by burning of the fuel, this is nothing but percentage heat utilized in the economizer. Similarly second term is nothing but percentage heat utilized in the boiler, third one is percentage heat utilized in the superheater। ये तीनों चीज हमने ऑलरेडी इंडिविजुअली कैलकुलेट कर चुके हैं, तो तीनों की वैल्यू सिंपली यहाँ पुट कर दो, 10.73, 55.12, 9.90, तीनों को ऐड करेंगे तो ओवरऑल एफिशिएंसी मिल जाएगी। ठीक है, या फिर ओवरऑल एफिशिएंसी और दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, overall efficiency means total input minus loss output upon input, output upon input, output is input minus loss, तो input कितना 100% minus loss यहाँ पे निकाले 24.25 डिवाइडेड बाय 100, 0.7575 आ जाएगा और परसेंटेज में 75.75%, इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, so this is how we can calculate the overall efficiency of the overall efficiency of the boiler plant। ठीक है, इस सेकंड वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कुछ चीजें सीखने को मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, इस डायग्राम के थ्रू भी इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन मैंने एक और लिया हूँ जो कि अब बहुत इजी हो जाएगा, कुछ भी खास नहीं है इसमें। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो एक्सेप्ट बॉयलर हीट बैलेंस शीट ऑफ द बॉयलर, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हीट बैलेंस शीट के प्रॉब्लम क्या होते हैं। सर ये एफईएम में 2257 कहाँ से आया है? यहाँ पर स्टीम टेबल में देखो बता रहा हूँ मैं, कल के हमने लेक्चर में ये देखे थे 2257 वैल्यूज, और वो कहाँ से आई वो भी मैं बता देता हूँ। चलो 2257 वैल्यू, कांस्टेंट टेम्परेचर की वैल्यू देखोगे ना एट 100 डिग्री सेल्सियस। इक्विवेलेंट इवेपोरेशन की डेफिनेशन है कि बॉयलर
अलग अलग टेम्परेचर पे ऑपरेट करते हैं तो अलग अलग रेट से इसमें हीट रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। तो अगर हम स्टैंडर्ड एक स्टेट कंसीडर कर ले कि फीड वाटर 100 डिग्री पे ही सप्लाई हो रहा है और स्टीम भी 100 डिग्री पे भी जनरेट हो रही है, तो उसको वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी लग रही है फॉर 1 kg ऑफ स्टीम, दैट एनर्जी इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड विच इज इक्वल टू 2257। तो ये देखो, ये स्टीम टेबल की वैल्यू यहाँ पर देखो 100 डिग्री सेल्सियस पे जाएंगे स्टीम टेबल पे, ठीक है। मैं जा रहा हूँ अभी 100 डिग्री पे, स्टीम टेबल दिख रहा है सबको सामने 79, ये देखो 100 डिग्री दिख रहा है यहाँ पे, ये वाली वैल्यू को देखो, इसमें HFG की वैल्यू देखो 100 डिग्री पे HFG देखो 2256.9 विच इज अप्रोक्सीमेटली 2257, यहाँ से आया हुआ वैल्यू, ठीक है। और ये मैंने कल के लेक्चर में भी बताया था अपने, यहाँ पर ये वैल्यू कहाँ से आती है एक्चुअली, ठीक है। ये वैल्यू HFG, ठीक है। HFG कहाँ पर, एट इक्विवेलेंट इवेपोरेशन एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पर HFG की वैल्यू कितनी है, तो वो यहाँ से हमने निकाल ली, ठीक है, यहाँ से आया वो। ओके सर। हाँ, अभी एक प्रॉब्लम और फास्ट थोड़ा कर लेते क्विकली, कुछ भी नहीं इसमें ज्यादा, बस थोड़ा सा एक ट्विस्ट है इसमें क्वेश्चन में, तो वो निकाल लेते हैं। ट्विस्ट भी नहीं है एक्चुअली, सिंपल ही है, इसमें 2 पार्ट में है क्वेश्चन खाली, ये देख लो 5 मिनट में हो जाएगा ये भी। अब बॉयलर जनरेट स्टीम एट ए रेट ऑफ 6000 kg पर आवर, प्रेशर दिया हुआ है, ड्राइनेस फ्रैक्शन दिया हुआ है, फीड वाटर कितने रेट पे सप्लाई हो रहा है वो दिया हुआ है, सॉरी फीड वाटर कितने टेम्परेचर पे सप्लाई है वो दिया हुआ है, बॉयलर की एफिशिएंसी भी दिया हुआ है, हमसे फ्यूल कंजम्पशन पूछा है, कैलकुलेट रेट ऑफ कोल कंजम्पशन which has a calorific value of 31,000 kilojoule per kg and what is equivalent evaporation from this boiler, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड पार्ट क्या बोला, if the superheater is used with the boiler and the temperature of the superheated steam reaches 250 degrees Celsius, then what is equivalent evaporation from the boiler and what is thermal efficiency of the boiler, ठीक है। तो पहले हमको और सुपरहीटेड स्टीम की CP दिया हुआ है 2.27 किलोजूल पर केजी केल्विन। तो एक्चुअली हमको ये क्वेश्चन 2 पार्ट में सॉल्व करना है, एक विदाउट सुपरहीटर, एक विद सुपरहीटर, ठीक है। और दोनों ही केसेस में इक्विवेलेंट इवेपोरेशन निकालना है, और फर्स्ट केस में हमको बॉयलर की एफिशिएंसी दी हुई है और हमको कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ सॉरी रेट ऑफ कोल कंजम्पशन निकालना है फर्स्ट केस में। फिर सेकंड केस में क्या करेंगे, रेट ऑफ कोल कंजम्पशन मिल चुका रहेगा, वही वैल्यू को यूज करके हमको सेकंड केस के लिए बॉयलर एफिशिएंसी निकालना है, क्योंकि सुपर हीटर यूज करने से एफिशिएंसी बढ़ जाएगी हमारी, थर्मल एफिशिएंसी बॉयलर की, ओवरऑल एफिशिएंसी मतलब बेसिकली जो बोलते हैं हम जिसको, तो उस तरीके से उसको हमको दोनों चीजें के लिए कैलकुलेट करना है। अब गिवन डेटा दिख रहा है सबको सामने, MS एट 800 किलो पास्कल दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कर लेना है आज से बार में, तो 800 किलो पास्कल इज इक्वल टू 8 बार, ठीक है। ड्राइनेस फ्रैक्शन m.f, CV, TF, फीड वाटर का टेम्परेचर, एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर भी दिया हुआ है, सुपरहीटेड टेम्परेचर ऑफ स्टीम दिया हुआ है, CP ऑफ स्टीम दिया हुआ है, ये सारी चीजें दी हुई। तो सबसे पहला काम क्या है, 8 बार प्रेशर पे वैल्यू निकाल लेना है। अभी मैं, ठीक है, 8 बार प्रेशर टेबल में जाएंगे, स्टीम टेबल में, यहाँ से 8 बार प्रेशर के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज देखेंगे, ठीक है। 8 बार प्रेशर किधर है, ये देखो यहाँ पे, ये वाली वैल्यूज, ये 8 बार प्रेशर दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से वैल्यूज निकाल लेंगे पूरी, ठीक है। अभी मैं सिलेक्ट नहीं हो रहे, हाँ, ये जो वैल्यूज है 8 बार प्रेशर की, ये निकाल लेंगे, कितना 170.4 डिग्री सेल्सियस, 720.9, 204, 6.5 और ये चारों वैल्यूज, ठीक है। तो सबसे पहला काम वही करेंगे, एट 8 बार प्रेशर वी हैव टू कैलकुलेट HF, HFG, HG एंड T फ्रॉम द स्टीम टेबल, ठीक है ना, विदाउट सुपर हीटर। फर्स्ट केस हमने कंसीडर क्या किया, विदाउट सुपर हीटर रेट ऑफ कोल कंजम्पशन हमको निकालना है। तो हमारे पास एक्चुअली बॉयलर एफिशिएंसी दी हुई है 75%, उसका यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो बॉयलर एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, m.s H - HF1 अपॉन m.f इंटू CV। यहाँ पे H क्या है, एंथैल्पी ऑफ स्टीम प्रोड्यूस इन द बॉयलर एट 8 बार। इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है, 0.98। तो 0.98 के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, HF प्लस X HFG, 720.9 HF यहाँ से मिला टेबल से, प्लस 0.98 X plus HFG 2046.5. On solving we will get H is equal to 2726.47 kilojoule per kg. Similarly find करेंगे HF1. HF1 is feed water का टेम्परेचर, कितने डिग्री पे फीड वाटर एंटर हो रहा है, 40 डिग्री। 40 डिग्री इज लेस देन 170.4, मतलब सैचुरेटेड लिक्विड है वहां पर, ठीक है। तो 40 डिग्री सेल्सियस पर एंथैल्पी निकालेंगे, 40 इंटू CP ऑफ वाटर। CP ऑफ वाटर दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, नहीं दिया हुआ, तो एज्यूम करेंगे 4.187, ठीक है। तो 4.187 इंटू 40, तो उससे मिल जाएगा HF1 167.48 किलोजूल पर केजी, या फिर डायरेक्टली स्टीम टेबल से भी निकाल सकते हैं एट 40 डिग्री सेल्सियस HF की वैल्यू, तकरीबन उतना ही आएगा इसमें भी। तो HF1 और H मिल गया, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देंगे इसकी। एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.75, 0.75 इज इक्वल टू m.s
इंटू HF1 माइनस H डिवाइडेड बाई m डॉट f इंटू CV। CV की वैल्यू किलो जूल पर केजी में ही दिया हुआ रहना चाहिए। ये भी देख लेना कि किलो जूल में ही वैल्यू यूज करना है। कभी कभी बाई चांस CV की वैल्यू मेगा जूल में दी हुई रहती है, तो उसको याद से किलो जूल में कर लेना, नहीं तो प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। ठीक है, तो CV की वैल्यू किलो जूल में, H और HF1 की भी वैल्यू किलो जूल में ही लेना है हमको। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो हमको एफिशिएंसी ऑफ द फ्यूल कंजम्पशन रेट मिल जाएगा m डॉट f। तो ऑन सॉल्विंग वी विल गेट m डॉट f इज इक्वल टू 660.384 kg पर आवर। यूनिट क्या आएगी इसी kg पर आवर, क्यों? क्योंकि हमने ms भी जो है वो भी kg पर आवर में लेंगे। अगर ms की यूनिट अलग रहेगी तो m डॉट f की यूनिट भी उसी के इक्वल आएगी। ठीक है, नाउ इक्विवेलेंट इवेपोरेशन ME, इसका क्या फॉर्मूला है? MA into H minus HF1 upon 2257। Here MA is nothing but m dot h divided by m dot f। m dot f की वैल्यू अभी अभी निकाले हमने, H और HF1 की भी वैल्यू निकाल ली, m dot s की वैल्यू पता थी ऑलरेडी, तो सिंपली पुट दी वैल्यू एंड गेट द आंसर। ME मिल जाएगा यहाँ पर 10.382 kg ऑफ स्टीम पर kg ऑफ फ्यूल। अब सेकंड थिंग क्या है यहाँ पे? इक्विवेलेंट इवेपोरेशन यहाँ पे विद सुपर हीटर, नॉट विदाउट सुपर हीटर, दिस इज विद सुपर हीटर। ठीक है, तो अभी क्या आएगा? इक्विवेलेंट इवेपोरेशन MA into H minus HF1। ठीक है, अभी मैंने देखो यहाँ पर विद सुपर हीटर मतलब बॉयलर और सुपर हीटर दोनों का कंसीडर करो इकट्ठा में। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ परसेंटेज हीट यूटिलाइज इन द सुपर हीटर ये नहीं निकाल रहा, इक्विवेलेंट इवेपोरेशन ऑफ द बॉयलर निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, मतलब पूरा बॉयलर में इवेपोरेट हो रहा है, तो सुपर हीटर को भी एक तरीके से बॉयलर का ही पार्ट कंसीडर करके हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो एंथैल्पी मैंने क्या लिया यहाँ पे? एंथैल्पी ऑफ स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द सुपर हीटर माइनस एंथैल्पी ऑफ स्टीम which is going inside the boiler। तो बॉयलर प्लस सुपर हीटर को कंबाइन करके मैंने यहाँ पे एंथैल्पी डिफरेंस ले रहा, पूरी प्रोसेस को एक सिंगल कंबाइन करने के बाद। ये क्वेश्चन में क्या बोला है? सुपर हीटेड स्टीम यूज करने के बाद, सुपर हीटर यूज करने के बाद हमारा कितना एफिशिएंसी मिल रहा है और इक्विवेलेंट इवेपोरेशन बॉयलर से कितना होगा। तो ऑब्वियसली वो अलग से तो निकालने के लिए बोल नहीं रहा है, क्योंकि अलग से तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं ना ऊपर के केस में। मतलब सुपर हीटर को भी एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बॉयलर कंसीडर करके कितना इक्विवेलेंट इवेपोरेशन होगा उसमें, ये हमको कैलकुलेट करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे? आउटलेट ऑफ द सुपर हीटर माइनस इनलेट ऑफ द बॉयलर, इस तरीके से हम यहाँ पर निकालेंगे किसका? एंथैल्पी। H माइनस HF1 आ जाएगा यहाँ पर, आ गया, हाँ ये तो निकाल लिया, H माइनस HF1। और H इज द एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम एट कितने टेम्परेचर दिया हुआ है? कितना टेम्परेचर दिया था हमको सुपर हीटेड स्टीम का? 250 डिग्री सेल्सियस। तो HF1 तो वही रहेगा फीड वाटर का, वो तो सेम रहेगा जो ऊपर निकाले थे 4.187 into 40। नाउ एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम Hg प्लस Cp स्टीम इंटू T सुपर हीटेड माइनस T सैचुरेटेड। तो Hg और T सैचुरेटेड का की वैल्यू यहाँ से टेबल से निकालेंगे, 2767.4 और 170.4। ठीक है, उसके अलावा T सुपर हीटेड हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 250, और Hg की वैल्यू और T सेट की वैल्यू और Cp की वैल्यू भी दी हुई है क्वेश्चन में 2.27। इसको सॉल्व करेंगे, निकालेंगे वैल्यू 2948.092। अब ये दोनों वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा इक्विवेलेंट इवेपोरेशन 11.193। तो ये वैल्यू जो है बढ़ना चाहिए इक्विवेलेंट इवेपोरेशन की। ठीक है, kg ऑफ स्टीम पर kg ऑफ फ्यूल सुपर हीटर लगाने के बाद। ठीक है ना, बॉयलर एफिशिएंसी या ओवरऑल एफिशिएंसी पूछा ना, क्या बोले हमको? व्हाट इज थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर विद सुपर हीटर। ठीक है, तो मतलब नथिंग बट ओवरऑल एफिशिएंसी विद सुपर हीटर निकाल रहे तो ओवरऑल एफिशिएंसी निकालेंगे तो m डॉट s इंटू H माइनस HF1। अगेन H जो है सुपर हीटेड स्टीम वाली यूज करना है, ये जो ऊपर वैल्यू निकाले हमने H की 2948.092 यही वैल्यू यूज करना है, माइनस HF1 167.48 डिवाइड बाय m डॉट f इंटू CV। m डॉट f जो पिछले क्वेश्चन में निकाले थे वही इधर यूज करना है विद सुपर हीटर। सुपर हीटर यूज करने से फ्यूल तो उतना ही सप्लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं अलग से कुछ सप्लाई कर रहा है, सिर्फ सुपर हीट और फर्दर उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए यूज कर रहे हैं स्टीम की। तो 660 ये वैल्यू पुट कर देंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है? 81.495%। तो ये एफिशिएंसी सुपर हीटर के साथ बढ़ के आना चाहिए। कितनी दी हुई थी ओरिजिनल? 75 दी हुई थी, तो बढ़ गई एफिशिएंसी सुपर हीटर लगाने से, कितनी हो गई? 81.495। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये प्रॉब्लम इसका सॉल्व कर सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा सबको अच्छे से। किसी को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो।